नमस्कार। आज के कहानी का शीर्षक है बांझ का साया। रजनी भाभी के आते ही पूरा घर मानो जगमगा उठा था। मेहंदी रचे हाथ, महावर से अलंकृत पैर, माथे पर दमकती बिंदिया, लंबे घुंघराले बाल, मांग में चमकती सिंदूर की रेखा, मासूम चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, होठों पर ममतामयी मुस्कान। कुल मिलाकर भाभी मुझे मंदिर में रखी देवी की प्रतिमा जैसी प्रतीत हुई थी। गोद बिठाई की रस्म के लिए जैसे ही मैं भाभी की गोद में बैठा, बड़े प्रेम और अपनत्व से उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रख दिया। एक शीतल और स्नेहिल स्पर्श की अनुभूति से जैसे मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। आते ही भाभी ने पूरे घर को बखूबी संभाल लिया था। सुबह होते ही अगर और धूप की महक से सारा घर नहा उठता। सबके दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया था उन्होंने। मेरे लिए तो भाभी अनिवार्य हो गई थी। कभी गुरु बनकर मुझे पढ़ाती, तो कभी सखा बनकर मेरे साथ कैरम लूडो खेलती, कभी बड़ी बहन की तरह मुझे ऊंच नीच का ज्ञान देती, तो कभी माँ सी मुझ पर ममता लुटाती। माँ पिताजी भाभी जैसी बहू पाकर खुद को धन्य समझते थे। माँ पड़ोसिनों से भाभी का गुणगान करते नहीं थकती। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। अपनी हर भूमिका को भाभी बड़ी खूबसूरती से निभा रही थी। मगर एक भूमिका बाकी थी जिसका इंतजार सारे घर को था। सभी के कान एक मासूम की किलकारियां सुनने को बेताब थे। पूजा करती भाभी के हाथ हर दिन ईश्वर से कुछ मांगते। दिन और महीने गुजरते रहे और साल देखते ही देखते 10 बरस बीत गए। भाभी का इंतजार खत्म नहीं हुआ। माँ की झाड़ फूंक, भाभी की मन्नतें और व्रत, भैया के डॉक्टर सब बेमानी हो गए। माँ को अपनी चहेती बहू में अवगुण नजर आने लगे। भैया का व्यवहार भी भाभी के प्रति शुष्क हो चला था। पड़ोस की स्त्रियां हमदर्दी जताने के नाम पर गाहे बगाहे आग में घी डालने से नहीं चूकती थी। माँ का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। मेरे लाख समझाने पर भी वे शब्दों के अंगारे उगलने से गुरेज नहीं करती। भाभी की दशा देखकर मेरा मन कभी कभी रो पड़ता। वो अपने सारे काम अब भी बखूबी संभाले हुए थी। यंत्रवत उनके चेहरे पर चिर परिचित मुस्कान रहती थी, पर अफसोस कि उनकी आंखों में तैरती उदासी के बादल भैया के सूखे दिल को नरम नहीं कर पाते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। कमरे के सामने से गुजरते हुए अचानक मैं ठिठक गया। माँ भैया को समझा रही थी, बेटा, औलाद के बिना गति कहाँ। आखिर तुझे भी तो कल बुढ़ापे का सहारा चाहिए होगा न। मेरी मान तो रजनी को तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। माँ की सोच पर मुझे बेहद अफसोस हुआ था। सांस रोके मैं भैया के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद यह रजनी पर जाती होगी। भैया की बात सुनकर मेरी जान में जान आई थी। 2 साल और बीत गए। इस बीच मेरा विवाह आरती से हो गया। आरती भाभी की ही छाया थी। मेरी तरह उसे भी भाभी से पूरी सहानुभूति थी। मुझे खुशी थी कि आरती का साथ भाभी की पीड़ा को कुछ हद तक कम कर पा रहा था। और खुशियों ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। आरती का पांव भारी था। उदास घर एक बार फिर चहक उठा। खुशी से माँ के पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे।
भाभी को तो जैसे जीने का नया मकसद मिल गया था। वे दिन रात आरती की सेवा में लगी रहती। उनका यह निश्चल प्रेम देख मेरा और आरती का मन भर आता। पड़ोस की कुछ महिलाएं आरती की शुभचिंतक बनने के चक्कर में उसे बाँझ के साए से दूर रहने की ताकीद देती थी, पर आरती ऐसी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। आखिर हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई और एक प्यारा सा नन्हा मेहमान हमारे घर आ गया। देखते ही देखते नामकरण का दिन भी आ पहुंचा। बच्चे के माता पिता आसन पर बैठ जाएं। बच्चे को माँ की गोद में लिटा दीजिए। पंडित जी शुरू हो गए थे। तभी आरती ने भाभी को पुकारा। वे रसोई में जुटी थी। हाथ पोंछते बाहर आई। इधर आइए भाभी, बैठिए। आरती ने भाभी का हाथ पकड़कर अपने करीब ही बिठा लिया। पास बैठे भैया और माँ आरती की तरफ अजीब नजरों से देखने लगे। आरती की नजरें मुझसे मिली। एक मौन सहमति हुई और मुन्ने को भाभी की गोद में लिटाते हुए आरती पंडित जी से बोली, शुरू कीजिए पंडित जी। बच्चा अपनी माँ की गोद में है। भाभी की आंखों में एक क्षण के लिए विस्मय छाया और फिर वे मुन्ने को छाती से लगा फफक फफक कर रो पड़ी। कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंख नम न हुई हो। सहसा मुझे लगा जैसे बंजर जमीन पर एक साथ सैकड़ों गुलाब खिल उठे हों। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस तरह की और अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।